ऐसे किसी पीड़ित का मामला जिसने नींद हराम कर दिया हो। कुछ गांव बांदा में ऐसे हैं जहां बच्चों की शादी नहीं होती है। अच्छा, हमने कहा ये कौन सा कारण क्या है बच्चों की शादी नहीं होती है। कहीं साहब उस गांव में पानी का बड़ा अभाव है। कहते हैं लोग कौन शादी करेगा, बिटिया जाएगी 10 किलोमीटर पानी लेने। ये बात मेरे लिए बहुत कष्टकारक था। मुझे उस गांव में पानी लाना है और बच्चों की शादी कराना। 2-3 वीक बैठक करने के बाद मेरे समझ में आ गया कि हाँ, ये समस्या का समाधान एक कलेक्टर कर सकता है अगर चाहे। हमारा जो डीएम का घर था वहीं 3 कुएं थे, कितना शानदार कुआं। तो मैंने पहले तो अपने कुओं को हमने कहा कुआं ये तो पानी पिएगा या पिलाएगा। कुआं तालाब में पानी लाना है और बांदा को खुशहाल बनाना है, युवाओं की शादी कराना है। और युवाओं की शादी कराना ये तो नहीं था, तो आपने मतलब दुल्हनिया लाना है। उस समय चीफ सेक्रेटरी रैंक था। तो हमने कहा सर देखिए, हम जैसे दुनिया तारीफ करती है हम भी अपनी तारीफ खुद करेंगे। हमने ये तीर मारा वो तीर मारा। हम ये चाहते हैं कि आप बांदा में आइए, हमारे काम को मौके पर देखिए। 15 दिन बाद हमारे बांदा में आए। अच्छा, अकस्मात आ गए कि सूचना नहीं, सूचना देके आए। परिवार नियोजन की बात तो हम लगातार फोरम पे करते हैं और समझाते भी हैं। जैसे मेरी एक आदत, हम कहीं जाते हैं तो हम पूछें आपके कितने बच्चे हैं, तो वो शर्माता। दोस्तों, कभी यह किताब हमारे हाथ लगी थी, डायनेमिक डीएम। फिर इस किताब को हमने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद उत्सुकता हुई कि जिन्होंने लिखा है उनसे मिले। कई चीज़ें हमने देखा और जानकारी प्राप्त हुई। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में जन जागरूकता पैदा करना और अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करना। ऐसे हैं डॉक्टर हीरालाल जी, जो आईएएस अफसर हैं। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासन में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के सचिव हैं। हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और फिर इनसे वार्ता करने का आज हमें शुभ अवसर मिला। भाई साहब, शुभकामना आपको। नमस्कार। मैंने बहुत कुछ देखा, पानी बचा रहे हैं कहीं आप, और नदी में नदी की आरती करा रहे हैं। फिर पॉलीथीन का प्रयोग लोग न करें इसके लिए जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। कुएं के महत्व को बता रहे हैं, पेड़ों को न काटा जाए, फिर वृक्षारोपण करवा रहे हैं। पंजाब में गए इलेक्शन कराने, मैंने वहाँ भी देखा आप वहाँ ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं। अमेरिका में भी गए आप 1 साल के प्रशिक्षण के लिए। तो आज ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, मैं बात करूँगा एड्स से अनाथ हुए बच्चों के बारे में, चूँकि उसमें भी आप रहे हैं। जो एड्स नियंत्रण सोसाइटी है उसमें भी आप का योगदान रहा है। तो ऐसे बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम एड्स से ही बात करेंगे। उसके पहले बताते चलें दोस्तों, सामान्य से परिवार में जन्म हुआ। पिताजी एक सामान्य से लोक सेवक थे। बस्ती में जन्म हुआ और वहीं प्राइमरी स्कूल, वहीं का सरकारी जूनियर हाई स्कूल, तत्पश्चात इंटरमीडिएट और फिर बाद में पढ़ाई करके बीटेक किया, एमटेक किया, इंजीनियर हो गए, बाद में पीसीएस अधिकारी हुए, तत्पश्चात आईएएस कैडर मिला, डीएम रहे बांदा में और कई स्थानों पर योगदान दिया। इस समय वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, यानी सचिव अर्थात कमिश्नर रैंक है आपका जी। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं जिस विषय पर चिंतित हूँ, मैंने कई एड्स के मरीजों को देखा। एक तो संकोच के मारे वह किसी से कह नहीं सकते, चुप 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 चुप। एक परिवार की बात मैं बताऊं, पिता ट्रक चलाता था, यह बीमारी लेकर के आया। सबसे पहले तो बीमारी देगा अपनी पत्नी को, बीमारी दे दिया। पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था, भ्रूण था, वो अभी संक्रमित हुआ। पैदा हुआ तो उसको भी वही था, यानी 2 बच्चे संक्रमित हुए उनके। और पिता लेकर के आया था, पत्नी भी संक्रमित हुई। पिता ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे हो गया। फिर लोगों को लगा कि कुछ बीमारी होगी, टीबी वगैरह होगा, लोग जान नहीं पाए। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई तो थोड़ा बहुत कानाफूसी हुई कि लग रहा है कोई बीमारी। वहाँ तक तो ठीक रहा, शमशान घाट तक लोग गए। अब जब पत्नी भी उसी बीमारी से ग्रसित हुई, तब तक यह बात फैल गई थी लोगों के बीच कि यह लाइलाज बीमारी लेकर के गुजरात और उधर से आया है। पत्नी का छुआ हुआ खाना लोग नहीं खाते थे। जिधर से पानी के लिए जाती थी उधर से लोग एक तरफ हो जाते थे। हैंडपंप से अंत में लोग पानी लेना बंद कर दिए कि इस हैंडपंप से नहीं लेना है। वह भी चली गई। जब वह चली गई तो 4 लोग कंधा देने वाले नहीं थे। किसी तरह से एक पिकअप पर लादा और ले जा करके गंगा जी में ऐसे ही फेंक करके चले आए। अब एक बेटा मर गया, एक बेटा जिंदा है।
बेटा का जीवन उपेक्षित जैसा हो गया। वनवासी लोगों ने उसको अपनी बिरादरी में लिया। यद्यपि बैकवर्ड बिरादरी का वह परिवार है, आप भिज्ञ हैं कि नाम नहीं बताया जा सकता, स्थान नहीं बताया जा सकता। उन लोगों ने झींगा, गिरई, सिधरी, मांगूर, भाकुर खिलाना शुरू किया। फिर मुझसे मुलाकात हुई, मैंने हौसला बढ़ाया। हौसला इस कदर बढ़ाया कि उसने अपने मुंह से ही कहा कि मैं इससे नहीं मरूंगा। वो हौसले के साथ जिंदा है। तो आप इस मामले में, एक तो यह है कि मैं लंबा बोल रहा हूँ, आपसे ही सुनना चाहूँगा, चूँकि आप पदासीन रहे हैं, बहुत कुछ किया। क्या किया आपने, कैसे इस मामले में इन बच्चों के लिए? देखिए, जो आपका ये पार्टिकुलर केस है कि जिसके माँ बाप दोनों नहीं हैं जी, या दोनों को एड्स था, दोनों इस दुनिया से चल बसे और वो संक्रमण बच्चे में भी आ गया, वो भी एड्स से पीड़ित है, तो उसकी सेवा, उसकी देख रेख, उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसकी ज़िंदगी को कौन देखेगा जी। तो ये जो विषय आपने छेड़ा, मैं जब इस विभाग में था जी, मैं एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, तो मैं इसमें बहुत सारे पार्टनर काम करते हैं, एनजीओ, नेशनल तहसील लेवल के एनजीओ, नेशनल लेवल के एनजीओ, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मैं उनके साथ महीने में एक दिन बैठक करता था कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, और उनसे बहुत चीज़ जानने को मिलता था। तो एक दिन एक पार्टनर ने बताया कि इस तरह के भी कुछ केस हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें कि माँ बाप नहीं है और बच्चे को एड्स है। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एड्स, जिस तरह की आप माहौल बता रहे हैं कि अगर एड्स हो जाए तो ना उस उधर से कोई जाएगा, ना उससे कोई मिलेगा, वो एक तरह से बिल्कुल एलूफ हो जाता है। फिर मैंने उसी दिन ये तय किया कि ऐसे कितने बच्चे हैं, इसका सर्वे कराया जाए। तो जो हमारे सेंटर्स होते हैं, जिलों में हैं, तो एड्स कंट्रोल के सेंटर बने हुए हैं जिलों पे, जहाँ उनको हम लोग बुला के दवाई खिलाते हैं। तो मैंने उनके मार्फत इसकी सूची बनवाई उस समय। तो 392 बच्चों की सूची हमें उस समय मिली थी जी। जब ये सूची, तो ये फिर मैंने अपने सीनियर अफसरों से भी डिस्कस किया कि ये तो हमारे लिए एक चैलेंज हो, एक नए तरह का समस्या है जो आपने भी, जिससे आप भी रूबरू हुए। फिर एक महीने बाद भारत सरकार की जो नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उसके द्वारा सारे प्रदेशों की एक सभी अधिकारियों की बैठक थी। तो जब मेरा टर्न आया उत्तर प्रदेश की क्या समस्या क्या नहीं, तो मैंने इस इशू को रखा। तो वहाँ ये तय हुआ कि इसको पहले स्टेट लेवल पर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। फिर जब हम यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद डिस्कशन करने के बाद ये पता लगा कि ICDS में एक इसकी स्कीम है बच्चों की। तो ये 392 की सूची गोपनीय तरीके से हमने ICDS को भेजा, वीकली मॉनिटर किया। फिर वो सूची गोपनीय तरीके से जिलों में जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजी गई, और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जो स्कीम थी जिसके तहत 4000 रुपया बच्चों को मिलता था, जिससे उनका पालन पोषण हो सके, लगभग 265 लोगों को मिला जो पात्र थे, वो पात्रता की जो क्राइटेरिया थी। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मुझे जैसे ही पता लगा मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग थी, और मैंने ये स्कीम किया, और इससे मुझे बड़ा आत्मसंतुष्टि मिला। इससे मुझे बड़ा आत्मसंतुष्टि मिला कि जिसका कोई नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, जिसका कोई नहीं है और वो भी अपने आप में एक जो है उपेक्षित और मतलब कुजात जैसे कहा जाता है, जैसे हो जाए, उसको छूना नहीं है, उसके साथ रहना नहीं है, उसके साथ खाना नहीं है, जबकि ये सब इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे काफ़ी कुछ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत रिमोट एरिया में कहीं कहीं है, उन्हें भी समझाने। तो आपकी जो ये समस्या थी, ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में पहली बार हमें भी आया था, जबकि ये समस्या मेरे सामने 1 साल उस विभाग में रहने के बाद आया, 1 साल तक हमें भी नहीं पता लगा। तो ऐसे जब कोई समस्या पता लगती है, अगर अधिकारी उस पर ध्यान दे तो समाधान मिलेगा। अगर समस्या है तो समाधान है, और समस्या और समाधान डिस्कनेक्ट हैं। अगर सच्चे मन से, अच्छे मन से, सेवा के भाव से आप किसी की मदद करना चाहें तो होती है। दोस्तों बताते चलें, उस उपेक्षित लड़के के साथ, जवान है, उम्र इस समय 20-21 साल होगी, हालांकि कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन कब अंडा लेना है, क्या लेना है, लेकिन मछली वगैरह के सेवन से उसका जीवन सुधरा। अब उनके बस्ती में जा कर के, बस्ती क्या मतलब, जैसे बैकवर्ड बिरादरी के लोग हैं, चौहान बिरादरी है, इतना तो बता सकता हूँ। उसमें मैंने भोज भात किया उनके साथ,
और उसके साथ बैठ करके बगल में खाना खाया। फिर लोगों को लगा कि बाबा ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, दिक्कत नहीं है। फिर प्रवेश हुआ उनका और लोगों ने धीरे धीरे यह रहा। अब इसके मूल में क्या है? अगर भारत में देखा जाए तो हमें लग रहा है कि टॉप 5 में हम होंगे मृत्यु के मामले में एड्स से, और ऐसे ही टॉप 5 में ही हो सकते हैं हम संक्रमण के मामले में। तो आप जिस विभाग में रहे हैं तो उसमें जन जागरूकता कैसे पैदा होगी? एक तो जो अगर फिजिकल रिलेशन होता है उसके माध्यम से होगा, और भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही है। ऐसे में आप लोगों ने इस पर क्या किया? देखिए यह मामला दबा दबा हमको लग रहा है कहीं कुछ होता नहीं है, न कोई गोष्ठी होगी न कोई खुल करके बात करेगा, और फिर इस तरह से असुरक्षित यौन संबंधों के नाते यह बीमारी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और भयावह रूप लेती जा रही है। नहीं, देखिए ये विभाग का काम ही यही है जी। कि ये बीमारी कहाँ कहाँ से हो सकती है, जी। कैसे कैसे होती है। जैसे हम लोग ट्रक ड्राइवर पे बहुत काम करते हैं। ट्रक ड्राइवर 15-15 दिन अपने घर नहीं जाते हैं, ढाबों पे रुकते हैं, वहाँ अनसेफ इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर पे काम होता है। और जो बहुत सारे इस तरह के एरियाज होते हैं, अब तो उसमें भी हमारे लोग काम करते हैं। और नई नई चीज़ें, जैसे आजकल ये पता लगा कि अभी जब मैं वहाँ था तो आजकल ये टैटू बनाने का एक स्कीम, अब ये संज्ञान में आएगी। जब वो टैटू बना रहे तो किसी नीडल से बनाएंगे, मान लीजिए उसी नीडल से किसी को बनाए थे, उसके पास था, फिर उसी नीडल को यूज करके ये करा रहे थे, यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उस पर भी उस समय नियम बनाने की बात चल रही थी, जागरूकता फैलाने की बात चल रही थी कि भाई अगर एक नीडल से करो तो दूसरे से ना करो। थोड़े दिन बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो जो बात आप कहना चाह रहे हो, इस पर ये रिसर्च और बहुत सारी, जैसे यूएनएड्स है और बहुत सारे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पर रिसर्च करते रहते हैं, और इस रिसर्च में हम लोग उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि जिसको ये एड्स है अगर वो कोई बात समझाएगा तो उसकी जिसके पास है वो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हम खुद ही पीड़ित हैं, तो हम लोग उनको भी यूज करते हैं इसके समस्या समाधान ढूंढने में, लोगों को समझाने में और लोगों को बताने में। तो इसके रूप भी बदलते जा रहे हैं। जैसे अभी ये टैटू वाली बात आई, वो है, ब्लेड है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य तो वही है कि असुरक्षित यौन संबंध। हाँ, तो अब वो असुरक्षित जो अनसेफ ये है, इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का प्रचार प्रसार इसी पे रहता है कि अनसेफ को सेफ में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए जो उसके मेथड्स हैं, जो भी वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनको हम लोग उन तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आप उसको यूज करिए। और हमारे सेंटरों पे कई बार एक काउंसलर होता है, एक दवाई देने वाला होता है, तो वो बुला के उसकी हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। क्या अच्छा, वो एकांत में काउंसलिंग होती है। हाँ। तो इस वजह से वो जो स्टिग्मा है समाज वाला, वो एक तो ये है भाई साहब कि वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। दूसरा विषय की हेजिटेशन है, कैसे हम हॉस्पिटल में जाएं, कैसे जांच कराएं। जब अंतिम समय आ जाएगा तब फिर लोग जाएंगे, जैसा कि मैंने अनुभव किया है फील्ड में, मैंने बहुत काम अब क्या है, खून में अगर आप जाते हैं तो एड्स जांच को कंपलसरी कर दिया गया है। या कोई फिजिकल वाला है, कोई जैसे आप किसी डॉक्टर साहब के पास गए, वो पर्चा पे जांच कर रहा है, और उस डॉक्टर को तो एहसास आइडिया है कि है या नहीं। अगर उसको शक होता है या कोई होता है तो तुरंत वो रिफ़र कर देता है। अच्छा। हाँ, और सेंटर होता है अस्पताल में, तो वहाँ जा कर के उससे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरीके से क्या करते हैं, और डायग्नोसिस करके। तो ये भी एक तरीका है कि अगर मान लो उस आदमी से के समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में किसी दूसरे बीमारी की वजह से भी आए, होता ऐसा ना कि उसको तो है तो एड्स, और आ रहा है कि हमें अब एड्स हो गया, तो जैसे एड्स होता है तो उसको 10 बीमारियाँ, क्योंकि शरीर, एड्स का मतलब शरीर कमज़ोर होना, प्रतिरोधी क्षमता खत्म हो जाना। तो जब शरीर को कमजोरी हुआ तो एड्स तो है या 10 बीमारी और उसको लपेट लेती है, वो आता है दूसरी बीमारी के लिए, पता लगता है कि उसके साथ ये तो मूल में है। तो ये भी है कि अब हम लोग एड्स के ब्लड टेस्ट में एड्स को भी कराते हैं, और वहाँ से वो कहे या ना कहे रिफ़र करके तुरंत सेंटर पे चेक करा दें। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर हीरालाल जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और यह है राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।
यदि युवाओं से, लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, दोनों से है, युवा क्या मतलब बच्चों से, बच्चे नाम दे दिया जाए जो, और लोगों से अनुरोध करना हो आपको कि भाई बचाव करिए, बचाव करेंगे, जागरूकता अगर लाएंगे तो इस भयावह बीमारी से बचेंगे। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बहुत पुरानी बात है। बचाव इलाज से बेहतर होता है, तो इसमें न किसी शर्म की बात है। अब ये महामारी या बीमारी नहीं है, ठीक है। ये पहले होता था कि अगर ये हो जाएगा तो आप मर जाएंगे, मरना उरना नहीं है। ये पूरी लाइफ आदमी जीता है, बशर्ते बचाव करे, प्रिकॉशन करे और रेगुलर दवाई ले। तो इसमें शर्म नहीं करना है, संकोच ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। संकोच करेगा तो ऊपर चला जाएगा, पक्का। क्यों संकोच करेगा? दवाई करेगा नहीं, बचाव करेगा नहीं, तो क्या है, डेथ हो जाएगी। और अगर संकोच नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसको एड्स हुआ है वो गलत काम से ही हुआ है, सिरिंज से हुआ, खून से हुआ, बहुत सारे तरीके हैं, 8-10 तरीके हैं। अब उसमें से हुआ किसी तरीके से, आपके मन में संकोच है, लेकिन यहाँ संकोच इसीलिए करते हैं कि कुछ भी होगा और तरीके पे ध्यान नहीं जाएगा, वही अनसेफ सेक्स की तरफ ध्यान जाएगा। तो दोस्तों, जिला मुख्यालय पर, जिला अस्पताल में इसकी एक यूनिट है, वहाँ जांच करा करके और फिर निःशुल्क जांच है, निःशुल्क दवाएं भी हैं। बिल्कुल, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। यस। लेकिन उसके पहले बचाव अनिवार्य है और आपके हाथ में है। परिवार नियोजन की भयावहता मैं तो कुछ खुल करके करता हूँ, बहुत से लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं, कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं। अभी हम बिहार में गए थे तो एक मिनिस्टर रहे हैं, पर्यावरण मिनिस्टर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी माताजी दोनों लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो उनसे भी हमने खुल करके चर्चा किया कि जो सुरक्षा कवच है, कंडोम इत्यादि, तो अभी हमारी बात से सहमत हुए। हम तो बांटते हैं लोगों से मिल करके और बताते हैं कि इसकी आवश्यकता है, ऐसे करके, क्योंकि यह हेजिटेशन लगातार पॉपुलेशन को और बढ़ाएगा। चाइना को पछाड़ करके हम उनके सीने पर चढ़ गए, प्रथम पादान पर हैं। इस काम को करेगा कौन? सरकारी फाइलों में तो होगा, जन जागरूकता पैदा हुई, गोष्ठी हुई, यह हुआ, वह हुआ, ये ऐसे हुआ, सब चलता रहेगा। आप तो अगर देखा जाए तो 10 in 1 है, अकेले व्यक्ति हैं और 10 काम करते हैं। क्या 11वां काम भी इसमें शामिल करेंगे या शामिल किया है आपने? नहीं, परिवार नियोजन की बात तो हम लगातार फोरम पे करते हैं और समझाते भी हैं। जैसे मेरी एक आदत, हम कहीं जाते हैं तो हम पूछें आपके कितने बच्चे हैं, तो वो शर्माता। अगर उसके बच्चे ज़्यादा हैं, मैंने ये महसूस किया है, तो अगर उसके 5 बच्चे हैं तो बताएगा नहीं, अगर बताएगा तो लड़का बताएगा, लड़की नहीं बताएगा, एक छिपा लेगा, तो घुमा फिरा के बात करने पर। तो मैंने ये महसूस किया कि परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता तो आई है, और मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार भी देखे कि उनके पास मात्र एक लड़की है और वो अगला बच्चा पैदा नहीं किए हैं। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे हो कि जो गांव में हैं, जो अनपढ़ हैं, जिसको कुछ पता नहीं है, उनको कोई गाइड नहीं करने वाला है, उनके लिए जो परिवार नियोजन की स्कीमें हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और ये आप इसमें ना संकोच करना है, ये बहुत पवित्र काम है। अगर आपने किसी परिवार को समझा के उसका परिवार, उसके परिवार को नियोजित करा दिया, बच्चों की संख्या कम हो गई, तो आपने उस परिवार को गरीब होने से बचा दिया, उस परिवार को। तो ये तो नेशनल सेवा है, देश सेवा है। और इसमें परिवार नियोजन के जितने भी उपाय हैं, तो हमारे जो एएनएम सेंटर हैं, गांव में आशा है 1000 पे, तो इनके मार्फत हम लोग हर घर में हमारा जो अप्रोच है, हर घर की महिला से परिवार नियोजन के बारे में बात करना, उसका ये नेटवर्क ये है। महिला से बात करने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो हर तरह की आशा से दवाई लेती रहती है। तो एएनएम सेंटर पे हमारे ये जो उपाय के जितने भी कंडोम या जो भी चीज़ें हैं वहाँ रहता है, प्रचुर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। और वहीं पे आशा आती है और आशा के मार्फत, एएनएम के मार्फत हम हर परिवार में इसको पहुंचाते हैं और कोशिश रहता है कि ये परिवार नियोजित हो। दोस्तों, डॉक्टर हीरालाल जी बांदा में डीएम रहे, बुंदेलखंड का वह बांदा, जहाँ कभी एक तरह से देखा जाए तो डाकुओं के बारे में
काफ़ी मशहूर था। वहाँ नदी भी है, यमुना भी, हमें लग रहा है कि और दोनों नदियाँ मिलती हैं, संगम भी वहीं होगा। बांदा में आपका रहना हुआ, तो कोई ऐसा मामला बताइए। विभिन्न पदों पर आप रहे, एसडीएम से लेकर के सीडीओ और यह सब, तो कोई ऐसा मामला बताइए जिसने सोने न दिया हो रात को, ऐसे किसी पीड़ित का मामला जिसने नींद हराम कर दिया हो और बार बार वही आपके जहन में आता रहा हो। एक दिन की घटना है कि मैं ऐसे कहीं चर्चा कर रहा था। हाँ। तो चर्चा, कुछ लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक बात आई कि कुछ गांव बांदा में ऐसे हैं जहां बच्चों की शादी नहीं होती है। अच्छा। तो ये मेरे लिए, भाई बच्चों, आप एक बच्चे की शादी ना हो किसी गांव में तो बात तो समझ में आती है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां बच्चों की शादियां, अधिकांश बच्चों की शादी नहीं होती। अच्छा। तो हमने कहा ये कौन सा कारण क्या है बच्चों की शादी नहीं होती है। कहीं साहब उस गांव में पानी का बड़ा अभाव है, तो जहाँ पानी का अभाव होता है, हम लोग पानी समझते हैं पीना है, नहाना है, धोना, बस इतना है। पानी का सबसे बड़ा जो संबंध है वो आर्थिक व्यवस्था से। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ ना संपन्नता होगी, ना खुशहाली होगा, गरीबी होगी, दुख होगा, ये साबित है। तो पानी नहीं है तो वहाँ गरीबी है उस गांव में, और कहते हैं लोग कौन शादी करेगा, बिटिया जाएगी 10 किलोमीटर पानी लेने। ये बात मेरे लिए बहुत कष्टकारक था और इसने मुझे बहुत परेशान किया कि मुझे उस गांव में पानी लाना है और बच्चों की शादी कराना है, इससे निजात पाना है। और मैंने इस पर बहुत गहनता से पहले अध्ययन किया। वहाँ के जो बहुत सारे पत्रकार थे उनसे बात किया, मैंने पता किया जो पानी पे काम करने वाले या पानी के जो फेमस, जैसे उमाशंकर पांडे जी थे जिनको पद्मश्री भी मिला पानी पे, मैंने उनको बुलवाया, उनसे बात किया। एक अपना खेत तालाब स्कीम चलाते थे, उनसे बात किया। ऐसे मैंने कंसल्ट किया लोगों से। मैं वीकली बैठक किया। 2-3 वीक बैठक करने के बाद मेरे समझ में आ गया कि हाँ, ये समस्या का समाधान एक कलेक्टर कर सकता है अगर चाह ले। और फिर मैंने कुआं तालाब जियाओ अभियान शुरू किया, क्योंकि हमें ये पता था कि पहले हमने पूछा पहले पानी कैसे पीते थे यहाँ इस बांदा में। कहीं साहब कुआं से, तालाब से और नदी से। तो वहाँ 3 नदी थी, तो तीनों नदियाँ, और वहाँ कुएँ बहुत बढ़िया थे, वो सब यूज में नहीं थे, लेकिन हमारा जो डीएम का घर था वहीं 3 कुएँ थे। कितना शानदार कुआं। तो मैंने पहले तो अपने कुओं को पुनर्जीवित किया। और हमने कैसे पुनर्जीवित? उनको खुदवाया, पानी निकला, पट गए थे, क्या हुआ? देखिए, कुछ कुओं को तो मैंने डिसिल्ट कराया और कोशिश किया कि उससे पानी पीने लायक हो जाए। ऐसे पानी रिस करके आता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि कुओं की सफाई करने की एक कला होती है, वो सब उसमें कुआं में कूद के सफाई नहीं कर पाते। जब इस गैंग की ढूंढी कि कितनी गैंग है तो बड़े कम गैंग मिले कि कौन सफाई करे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कुआं ये तो पानी पिएगा या पिलाएगा। आप समझिए, वो अनयूज्ड नहीं रहेगा, पिएगा या पिलाएगा। अगर पानी हम उससे निकाल के पी नहीं सकते जिसलिए वो बना था, तो पानी पिएगा। इसका क्या मतलब है कि उस कुएं को हम रिचार्ज वेल में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले ये प्रयोग मैंने अपने घर पे किया, अपने डीएम कैंपस में। तो क्या हुआ, पानी आया और कुएं के किनारे 2 गड्ढे खुदवाए। पहले में गंदगी थोड़ी सेटिल हुई, फिर दूसरे में, और दूसरे को कुएं के पानी से जोड़ दिया। सारा पानी कुएं में चला गया और धरती में चला गया। तो हमने उसको रिचार्ज वेल में कन्वर्ट करा दिया। कुछ कुएं तो हमने पीने योग्य बना पाए और कुछ हमने रिचार्ज। उससे क्या है, वाटर टेबल बढ़ गया, और जब वाटर टेबल बढ़ गया तो नल लगा के और ट्यूबवेल लगा के आदमी निकाल ही रहा है। तो एक तो हमने कुआं तालाब में पानी लाना है और बांदा को खुशहाल बनाना, ये स्लोगन दे दिया। कुआं तालाब में पानी लाना है और बांदा को खुशहाल बनाना है, युवाओं की शादी कराना है। और युवाओं की शादी कराना, ये तो नहीं थे तो आपने मतलब दुल्हनिया लाना है। लेकिन हमारे ये 2 लाइन ने बहुत काम किया और इसका इतना अच्छा प्रभाव रहा कि सभी लोगों ने कुआं तालाब जियाओ अभियान में जुड़ गए। उसका नाम दिया कुआं तालाब जियाओ अभियान। ये मर गए हैं, इसको जिंदा करो। नए तालाब खुदवाए, मनरेगा से एक खेत तालाब स्कीम चलती थी उससे, और डिसिल्ट कराए, और 1 साल में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। अच्छा।
कुछ गांव में जो पशु पक्षी जानवर आते थे पानी के चक्कर में कि पानी पिएंगे, वो आना बंद कर दिए थे। फिर मुझे आकर के एक वीडियो ने कहा, सर उस गांव के लोगों ने बताया पहले पक्षी नहीं आते थे, अब पानी आ गया है, तालाब में पानी आ गया तो पशु पक्षी जो 5-6 साल से आना बंद कर दिए थे वो आने लगे, तो बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ी। और जैसे पानी का लेवल बढ़ा तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% हो गई। क्यों? जैसे एक ही फसल करते थे तो क्या हुआ, चना डाल दिए, मटर डाल दिए, वहाँ दलहन दिलहन बहुत होती है, और उसको सिंपल एक पानी चाहिए कम सा, तो क्या वो जो तालाब का पानी में रोके थे उसे एक पानी पंपिंग सेट से सिंचाई कर लिए, तो डबल क्रॉप हो गया, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी उसी खेत में डबल क्रॉप होने लगा, तो इनकम 18.5% बढ़ गया। तो बच्चों की शादी का समस्या दूर हो गई, और लोग वहाँ जिलाधिकारी को पानी ना होने पे गर्मियों में चूड़ी भेंट करते थे। अच्छा। गगड़ी मटका फोड़ो, हमारे लिए कितने, हमारे खिलाफ भी बहुत धरना प्रदर्शन किए। वो पानी में कुछ लोग पेशेवर भी होते हैं ना कि डीएम को कैसे प्रेशर में लो। अच्छा, तो अरे उनको भी अच्छे दृष्टि से लेना है। हाँ, वो आपको जगा तो रहे हैं। हाँ, जगा रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन अगर करेंगे, हाँ, उनको आप कहेंगे पेशेवर हैं। हाँ, वह तो बड़े शुभ हैं जो आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। मैंने उन्हें पॉजिटिव लिया। मैं आपको ये भी बताऊं, मैं जानता था वो पेशेवर हैं, लेकिन वो मुझे जगा रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ठीक नहीं था। अगर मुझे वो मैं तो प्रयास, अगर वो अच्छे होते तो आकर के मेरी टीम का पार्ट बनकर मेरा सहयोग करना चाहिए था। पानी मैंने नहीं बचाया, ये मेरी गलतफहमी नहीं है, पानी वहाँ की जनता ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक प्रवर्ब कहता था कि कुआं तालाब नदी मैं लोगों के दिल दिमाग में खोदना चाहता हूँ। मौके पर कुआं तालाब नदी खुदे ना खुदे ये मेरे लिए माने नहीं रखती, लेकिन लोगों के दिल दिमाग और सोच में, खून में मैं कुआं तालाब नदी खोदना। इसका क्या मतलब, एक बार कुआं तालाब लोगों के जहन में आ जाएगा, बैठ जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस खुदने लगा। डॉक्टर हीरालाल रहे न रहे डीएम, और यह काम लोग करते रहेंगे, तो चल रहा है। हाँ, बांदा में मेरे हटने के बाद जितने भी कलेक्टर आए, चाहे जैसे भी, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, मेरे आने के बाद अनुराग पटेल ने बहुत काम किया। और ये होती ना, ये कहावत है ना कि जब बीज पड़ जाता है, हाँ, तो कभी न कभी हवा पानी उसको मिलेगी तो निकल ही आएगा। तो हमने वो बीज डाला, अब तो अवार्ड भी मिला, और उस पर जो है पद्मश्री भी मिला। और बांदा में जो ये पानी वाली हवा हमने बनाई, वो अब आंधी और तूफान बन गई। भाई साहब, यह तो हवा पूरे देश में बनानी पड़ेगी, क्योंकि धरती की कोख सूख रही है, सूरज आग उगल रहा है, लगातार पानी हम समरसेबल और विभिन्न संयंत्र से निकाल करके बर्बाद किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पानी अगर नहीं बचेगा, पूरे देश की हालत है। धान के सीजन से पहले ही धान की रोपाई, बिहन पड़ना, तो यह तो बहुत भयावह स्थिति है पूरे देश में। इसका अनुकरण करना पड़ेगा। हाँ, अब इसीलिए हमारा जो पानी बचाने का मॉडल था वो ये नहीं था कि आपकी समस्या है और समाधान डीएम साहब कर दें। हमारे पास लोग आते थे 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तहसील नरैनी वगैरह से, तो मैं यही कहता था, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हमने कहा आपको पानी चाहिए तो पानी के पास जाना पड़ेगा। तो पानी रहता कहाँ है? तो कहीं पानी कुआं में, तालाब में, नदी में रहता है। तो हमने कहा कुआं तालाब नदी कहाँ है? कहीं हमारे गांव में है। तो हमने कहा अगर आपको पानी चाहिए तो आपको पानी के पास जाना चाहिए। पानी आपके गांव में रहता, मेरे पास कहाँ आए हो? मेरे पास भी पानी नहीं है। इस सेंटेंस से मैं लोगों को कन्विंस करता था कि जो कुआं तालाब नदी से को आप भूल गए हैं ना, उधर से मुंह मोड़ लिया ना, उधर ही देखो, उसका रिस्पेक्ट करो, उसको रिवाइव करो, उसको जिंदा करो, उसकी इज्जत करो और पानी मिल जाएगा। तो ये मेरा ये जो समझाने का तरीका था, ये आप जो कह रहे हो नेशनल लेवल पर, ये बात कहीं ना कहीं उस समय जो सचिव थे श्री यूपी सिंह साहब, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के, उनको पता लग गया। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया शाम को मुझे कि मैंने आपका वीडियो देखा है और मैं जानना चाहता हूं कि आप ये कैसे कर रहे हो और ये है। तो हमारी पहली मीटिंग थी और भारत सरकार के जल संसाधन सचिव 85 बैच के, उस समय चीफ सेक्रेटरी रैंक था। तो हमने कहा सर देखिए, हम जैसे दुनिया तारीफ़ करती है, हम भी अपनी तारीफ़ खुद करेंगे कि हमने ये तीर मारा, वो तीर मारा। हम ये चाहते हैं कि आप बांदा में आइए, हमारे काम को मौके पर देखिए। तो उनको मेरी बात थोड़ी अटपटी लगी
कि ये हम कह रहे हैं ये बताओ, ये कह रहा करके मौके दे, तो हमें चैलेंज दे रहा है, या उनको ऐसा लगा होगा कि इसको घमंड है अपने काम पे, जो भी कुछ लगा, जैसा सोचे हो, जैसा सोचे हो। लेकिन वो 15 दिन बाद हमारे बांदा में आए। अच्छा, अकस्मात आ गए कि सूचना नहीं, सूचना दे के आए और 2 दिन रहे। अच्छा। और उन्होंने कहा तुमने ये कहा, तो मैं मौके पर चल के एक 2 दिन रहे और एक चीज़ देखी उन्होंने। अच्छा। तो उनको लगा नहीं, इसका ये जो काम करने का स्टाइल ग्राउंड पे है कि ये तालाब खुदवा दिया, कुएं को रिचार्ज कुएं में बदल दिया या ड्रिंकिंग वाटर में बदल दिया, तो कैसे बदला, क्या क्या, उन्होंने पूरी स्टडी की हमारे काम की। और फिर यहाँ से लौटने के बाद, क्योंकि वो पानी जनता ने बचाई, हमने नहीं बचाई, तो इसी को कहते हैं जन सहभागिता से जल समस्या का समाधान। यही मेरा मॉडल था। उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसको लागू करने का पूरा प्रयास किया। मुझे कई बार बुलाए कि आप आइए समझाइए, जब वो बैठक वैठक करते थे, मुझे कई बार दिल्ली में बुलाया और उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए रिकमेंड किया। अब वो रिटायर हो गए हैं। पानी में जितना यूपी सिंह साहब ने, उनकी भी, मैं उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। वो सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी दिल्ली में। अच्छा। तो वो सैटरडे संडे को किसी स्टेट के किसी जिले में जिलाधिकारी के यहाँ जा करके पानी पे बात करते। तो अपना सैटरडे संडे, इसी से मैंने सीखा उनसे कि सैटरडे संडे को भी काम करना चाहिए। मैं भी सैटरडे संडे को काम करता हूँ, गाँव में जाता हूँ, मॉडल गाँव, और काम करता हूँ। अच्छा भाई साहब, जहाँ शादियाँ नहीं हो रही थी वैसे भी बुंदेलखंड में इसकी समस्या है और पानी की भी समस्या है, तो क्या उन गाँव में फिर परीक्षण किया? कुछ तिलकहरू आए, कुछ बैंड बाजा बजा, फिर दुल्हनियाँ आई, कुछ ऐसा नहीं? हम देखिए, इस माइक्रो लेवल पे तो हम नहीं गए। अब उसने हमें बताया कि पक्षी वाला, तो मैंने ये पक्षी वाला, क्योंकि मेरे स्तर पर इस लेवल पे जाना और देखना, देखिए मुझे कोई अवार्ड इसको लेकर, मेरी एक स्टाइल है, मैं कोई काम करता हूँ तो लोग अवार्ड के लिए काम करते हैं या कोई जाने, मैं काम करते रहो, रिजल्ट आता रहेगा, फल की इच्छा, ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। तो वो एक गांव में मैं गया था, ये फिर पक्षी वाला, तो मुझे उस गांव में मेरे वीडियो ने बताया। बड़ी बात है, चूंकि पक्षियों को आभास हो जाता है, उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। हाँ। तो उनको पता लग गया कि अब यहाँ रहने लायक तो है। वो दिखाया, कहा साहब ये पक्षी ये है, ये इसी साल आए हैं, पिछले 5 साल से नहीं आ रहे हैं। हमने कहा क्या बात क्या थी? तो गाँव वाले बताए साहब ये जो आपने ये तालाब खुदवा दिया वो पानी है। फिर मैं गया वहाँ, तो पक्षियाँ भागने लगी देख करके, तो मैंने फिर उसको देखा। तो कहने का मतलब वो तो बाई द वे था कि वो गया और मुझे बताया ये कहानी। ऐसे बहुत, पानी के आने से बहुत कुछ आया होगा, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, ये तो रिकॉर्ड है, क्योंकि हर साल जो मापने के कुएं होते हैं वहाँ पे मापा जाता है, ये रिकॉर्डेड है। दोस्तों, बरसात का मौसम है और पानी को हम बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। नीला सोना अगर देखा जाए तो यह है, तो उसको अपने गांव के तालाब में, कुएं में, जैसी भी स्थिति हो, छत से भी पाइप लगा करके सीधे कुएं में डाला जा सकता है। और कुएं अगर संतृप्त होंगे, रिस रिस करके पानी नीचे जाएगा, फिर वही पानी पीने के काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा, और हमारी धरती की कोख जो सूख रही है उसे हम बल प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह है डॉक्टर हीरालाल जी, जो बांदा में डीएम रहे और अभी सेवाएं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के सचिवालय में। इस समय सचिव हैं, कमिश्नर रैंक है।